इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से बिना स्किप किए हमारी वीडियो देखते रहिए और समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस विद एग्जांपल। देखिए होम्योस्टेसिस जो होती है आप सभी जानते हैं, होम्यो का मतलब होता है सेम या इक्विलिब्रियम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करना। यानी कि होम्योस्टेसिस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक समान किसी भी, मान लीजिए बॉडी की कोई एक्टिविटी है, कोई मैकेनिज्म है, वो एक समान चलती रहे, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, जैसे समझिए, इट इज़ अ रेगुलेशन ऑफ बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, बेसिसिटी, अल्कालिनिटी। देखिए रेगुलेशन, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। समझते हैं इसको ज़रा थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के। मान लीजिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मान के लीजिए होता ही है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बॉडी का टेम्परेचर होता है एज यू ऑल नो। सो अगर इस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से मान लो कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, माने हमको जो है फीवर आ जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, मतलब मान लो, तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बॉडी क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, उसके लिए हम दवाइयाँ लेते हैं या बॉडी खुद के जो मैकेनिज़्म होता है उसके हिसाब से कम कर लेती है। अगर ये 98 पॉइंट से ये 96 हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसको जो है 90 मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। यहाँ पे ये मेंटेन रखेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी के टेम्परेचर को, ये इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे बेसिक कंपोनेंट इसके क्या होता है, रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, इफेक्टर होता है। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्ट करता है कि कहाँ पे बॉडी में दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो रही है। ठीक है, और कंट्रोल सेंटर क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ें। अब उसके पास मैसेज आया, सिग्नल आया, उसने कंट्रोल किया और इफेक्टर को तुरंत जो है ऑर्डर किया कि भाई ये काम करना है जा करके, ताकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो सही हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, ब्लड ग्लूकोज जो होम्योस्टेसिस है, ये एग्जाम्पल है इसका। ब्लड ऑक्सीजन होम्योस्टेसिस, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब होम्योस्टेसिस एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सो सेल इंजरी का पहला कॉज जो है ऑक्सीजन डेप्रीवेशन या फिर हाइपोक्सिया, इसको बोल सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाना, तो सेल इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिजिकल कॉज लाइक ट्रॉमा हो जाना, इलेक्ट्रिकल करंट लग जाता है बॉडी में, उसकी वजह से भी हम सेल इंजरी जो हो सकती है। न्यूट्रिशनल कॉज हो गया, ओबेसिटी, प्रोटीन लैकिंग ऑफ प्रोटीन, ये सब मतलब न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन का लैक है, न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी में, तो भी हमको सेल इंजरी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। CHF, आप इसको जो है CHF भी पूछा जा सकता है, CHF नाम देकर के भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है कि ऐसी डिसीज, हार्ट की ऐसी डिसीज होती है जहाँ पर जो हार्ट है वो हमारा ब्लड को पंप नहीं कर पाता है रेगुलर, कंटिन्यूस वे में सही ढंग से पंप नहीं कर पाता है, उसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। सिम्टम्स के क्या क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस सही से ना आना, और फैटीग यानी थकान, स्वॉलन लेग्स, पैरों में जो है सूजन आ जाना, रैपिड हार्ट बीट का तेज होना कम होना, ये हमारी जो सिम्टम्स हैं वो किसके हैं, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेट रिस्क फैक्टर ऑफ COPD। COPD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। रिस्क फैक्टर से क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक कॉज हो सकता है, मदर टू फीटस आ सकता है, मदर टू बेबी आ सकता है, अस्थमेटिक पेशेंट। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, यानी कि लंग्स की डिसीज़ है, तो ये अस्थमा, किसी पेशेंट को अगर अस्थमा है तो तब उसको भी COPD हो सकता है। टोबैको, स्मोकिंग और ये सब अगर कर रहे हैं आप तो तब भी आपको COPD हो सकता है। लंग इन्फेक्शन, एज डिसऑर्डर, जो लोग जो है ओल्ड एज में पहुंचने लग जाते हैं उनको भी COPD होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, जैसा कि आप जानते हैं डायबिटीज़ जो हमारा शुगर जो जिसे जनरल में शुगर बोलते हैं वही डायबिटीज़ होता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 क्या होता है, देखिए इसको जो है कॉज्ड बाय द इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब डायबिटीज़ 1 हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। ठीक है, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। डायबिटीज़ 2 में बॉडी जो हमारी है इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है।
ये हमारी इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि भैया बॉडी में जो है इंसुलिन है ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, तो सीधी सी बात रेजिस्टेंट होगी। सिम्टम इसके क्या होता है, थकान, ब्लरी विजन, कम दिखाई देना, सही नहीं दिखाई देना, वेट लॉस हो जाना, सेम इसके भी सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अगला है फाउंड चाइल्डहुड, ये क्या हो, अर्ली एज में पाई जाती है, 12 साल के बच्चों तक में पाई जाती है, यानी कि ये जो है हमारी जेनेटिक भी हो सकती है। ये है 40+ एज जो ओल्ड एज पीपल है उनमें पाई जाती है डायबिटीज़, ओके। नो नोन प्रिवेंशन, इसमें कोई प्रिवेंशन नहीं, इसका कोई प्रिवेंशन नहीं पता है कि क्या क्या प्रिवेंट किया। अब मान लीजिए बच्चे से आ रहा तो बच्चे में क्या जान लगे कि इसमें क्या प्रिवेंशन किया जाए ताकि डायबिटीज़ नहीं हो, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि इसमें जो प्रिवेंशन है वो हमें मालूम हो सकता है कि भाई मीठी चीज़ें नहीं खाओ, है ना, नॉन शुगर चीज़ें खाओ, ये इस तरह की चीज़ें जो है हमारी इसमें प्रिवेंट भी की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ की एटियोलॉजी पढ़नी है। सो इसका अल्जाइमर डिसीज़ आप जैसे समझते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर इसका क्या, स्मोक, पेस्टिसाइड, ये सब। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ लाइक हाइपरटेंशन, हेड ट्रॉमा, डायबिटीज़, ये सीरियस डिजीजेस हो जाते हैं। एज फैक्टर की बात करें, लॉस ऑफ मेमोरी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस, गिव साइन एंड सिम्टम। रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन डिसीज होती है, इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है, और ये क्या करती है, जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं हैंड और फीट में हमारे होते हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करती है, रेडनेस क्या, स्वेलिंग लाती है, इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, ये हमारी रूमेटाइड आर्थराइटिस हुई। जहाँ पर भी जॉइंट पेन होता है उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्टिफनेस हो गया, मतलब एकदम जकड़न हो गई, वेट लॉस हो गया, फीवर हो गया, फैटिग हो गई, थकान हो गई, टायर्डनेस, थकान, ये सब, वीकनेस हो गई, ये सब हमारे इसके साइन एंड सिम्टम है किसके, रूमेटाइड आर्थराइटिस के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन गाउट, राइट इट्स टाइप। गाउट बताना है, गाउट क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो बताना है। गाउट जो हमारा होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ये रूमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट थोड़ा सा जो है कोरिलेट करता है। ये जॉइंट्स का ही दर्द होता है, जॉइंट्स का ही पेन होता है, जॉइंट्स का ही जो है डिसीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, डिसीज़ होती है, तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। सो क्या, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस दैट कॉज पेन इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में पेन हो जाता है, किस वजह से होता है, यूरिक एसिड का जो है, यूरिक एसिड जो है जो जॉइंट्स में हमारा डिपॉजिट होना, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जो कि किस फॉर्म में होती है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में होती है। ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, क्या मतलब एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है वहाँ जॉइंट्स में, तो दर्द जो है, इन्फ्लेमेशन जो है चालू हो जाता है वहाँ पे। टाइप्स इसके बात करें तो प्राइमरी गाउट हो जाता है और सेकेंडरी गाउट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेट कॉजेटिव एजेंट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की हम जनरल में टीबी भी बोलते हैं, इसको जनरल टीबी भी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस लोगों को नहीं समझ में आता है तो टीबी इसको मान लीजिए, मान के लीजिए टीबी ही होता है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट बताना है किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो बैक्टीरिया हमारा कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया जो क्या करता है, लंग पे अटैक करता है, किडनी, स्पाइन, ब्रेन, इन सब पे अटैक करता है जाके सीधे सीधे। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम क्या होता है, ब्लड ऑन कफिंग। मान लीजिए आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं और कफ आ रहा है आपके, तो उसमें ब्लड आ रहा है, मतलब सीधा सीधा समझ जाइए कि ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है आपको, ठीक है। फीवर, फैटिक, नाइट स्वेट्स और पर्सिस्टेंट कफ का आना जाना ये सब बना रहता है, तो जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एटियोलॉजी ऑफ सिफाइलिस। सिफाइलिस की एटियोलॉजी बतानी है। तो सिफाइलिस जो हमारी होती है वो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, डिसीज नहीं होती, सॉरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, STI होता है, ठीक है। कॉज्ड बाय इसको ट्रिपोनीमा पैलिडम, इसका जो बैक्टीरिया है वो ट्रिपोनीमा पैलिडम है, सिफाइलिस इससे कॉज होती है, ठीक है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कैसे ये फैलता है, तो किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, स्किन कांटेक्ट से फैलता है, मदर टू फीटस भी जा सकता है, और ये क्या, मल्टीपल पार्टनर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर कोई बंदा मल्टीपल पार्टनर, मान लीजिए एक इंसान एक से अधिक जो है पार्टनर्स के साथ सेक्स करता है या संबंध बनाता है, तो उसको सिफाइलिस होने के चांसेस होते हैं। उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, अगर इंटरकोर्स आप अनप्रोटेक्टेड कर रहे हैं और आप अगर कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है सिफाइलिस या फिर
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, HIV पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनके भी सिफाइलिस होने के चांसेस होते हैं। सो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, जरूर आप जो है देख कर जाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।